प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर विशेष स्वागत है। हम लोग मॉडर्न इंडिया के उस अध्याय की तरफ पहुंच चुके हैं जहां से गांधी जी के युग की शुरुआत होती है। अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 1885 में उसकी स्थापना से लेकर 1905 के बंगाल विभाजन तक, ये उसका पहला भाग है। प्रथम चरण है जब कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व होता था। इसका दूसरा भाग 1905 से 1919 तक होता है जब कांग्रेस में उदारवादियों के वर्चस्व को अब चुनौती मिलने लगी थी गरम दल के नेताओं द्वारा। और इसी चरण में गरम दल के नेताओं ने कुछ इस प्रकार भी सफलता पाई कि उनके सह से प्रथम क्रांतिकारी चरण का भी उदय हुआ था, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कांग्रेस के स्वतंत्रता संघर्ष के तीसरे चरण के अध्याय की शुरुआत होती है गांधी युग, और वो 1919 से 1947 तक चलता है। इसमें गांधी जी का उदय हुआ। लेकिन गांधी जी के उदय से पूर्व जो स्थितियां बन रही थीं वो गांधी जी के काफ़ी अनुकूल थी। वो कैसे थी उसमें हम लोग देख लेते हैं। जो आज के चैप्टर की पहली हेडिंग है, होम रूल लीग। होम रूल लीग का कुछ इतिहास इस प्रकार है कि आप इसे यूं जान लें। हम आपको पहले बता चुके हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि उग्रपंथियों या गरम दल के नेताओं के आधार स्तंभ हुआ करते थे, वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के उस्काने के आरोपी बना करके 6 वर्ष के लिए सजा के लिए मांडले जेल भेज दिए गए थे। मैंने आपको बताया पहले, 6 साल के लिए मांडले जेल भेजे गए थे। वहाँ उन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी। बाहर निकले तो उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, आर्कटिक होमलैंड ऑफ आर्यन। ये सारी चीज़ें पीछे आपको बताई जा चुकी हैं। ध्यान रहे प्रिय छात्रों कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 6 साल बाद छूटकर जेल से बाहर आए, यानी 8/6/14 1914 में जब वे छूटकर जेल से बाहर आए, उस समय तक कांग्रेस की स्थिति बड़ी मृतप्राय जैसी हो चली थी। कांग्रेस के वे उदारवादी नेता जिन्हें लगता था कि गरम दलियों के हट जाने के बाद कांग्रेस का कार्य सुचारू रूप से चलने लगेगा, वे वास्तव में गलतफहमी में थे। कांग्रेस एक तरह से मृतप्राय हो चुकी थी, उसका कोई सुनता नहीं था। ऐसी स्थिति में 1909 का पार्लियामेंट सुधार आया था, जिसमें बहुत कुछ उल्लेखनीय प्रदर्शन उदारवादी दल नहीं कर पाया था। ऐसे में लोकमान्य तिलक के जेल से छूटकर आने के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात की, और ऐसे ही नेताओं में मुलाकात करने वाली की श्रेणी में एक बड़ी कांग्रेसी नेता होती थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कांग्रेस में एक नई जान फूंकने के लिए लोकमान्य तिलक से मुलाकात कर एक नए तरह से काम करने के लिए उन्हें होम रूल लीग अर्थात भारत में होम रूल आंदोलन चलाने की सलाह दी कि हम और आप दोनों मिलकर के होम रूल आंदोलन चलाया जाए। ये ध्यान रहे, ये जो होम रूल लीग है, ये होम रूल लीग जो है, इसके पहले जो होम रूल आंदोलन चला था वो आयरलैंड, इंग्लैंड का एक प्रांत है आयरलैंड, वहाँ पर ये आंदोलन चला था, होम रूल आंदोलन, और इसको रेमंड ने किया था। तो आप कह सकते हैं कि जो होम रूल लीग के पहले होम रूल आंदोलन जो चला, होम रूल आंदोलन, ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के नेता रेमंड से प्रेरित था, ये कह सकते हैं। ये आदर्श उनके सामने था, यानी होम रूल लीग के नेताओं के सामने एक आदर्श था। होम रूल आंदोलन जो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के नेता रेमंड से प्रेरित आंदोलन था, और इस आंदोलन को अपनी पुस्तक कॉमनवेल्थ में इसकी चर्चा एनी बेसेंट ने भारत में किया था। अर्थात एनी बेसेंट ने
अपने पत्र या समाचार पत्र कॉमनवेल्थ में होम रूल के सिद्धांत की चर्चा की थी। ठीक, ये कॉमनवेल्थ में होम रूल की चर्चा हुई थी। इसी चर्चा के बाद इन दोनों नेताओं ने भारत में होम रूल आंदोलन और होम रूल लीग जैसा संगठन बनाने की कोशिश की। तो जो होम रूल लीग है, ये होम रूल लीग का दो भाग था, अर्थात भारत में होम रूल के दो भाग हो गए, एक तिलक का होम रूल लीग और दूसरा एनी बेसेंट का होम रूल लीग। ध्यान रहे, भारत में होम रूल लीग के दो भाग थे। पहला तिलक का होम रूल लीग, ये तिलक का होम रूल लीग जो स्थापित हुआ था, स्थापना 28 अप्रैल 1914। इधर देख लेते हैं एनी बेसेंट का होम रूल लीग। ये एनी बेसेंट का होम रूल लीग जो था, ये पहले स्थापित इसलिए नहीं पाया क्योंकि एनी बेसेंट उस समय कांग्रेस की लीडर थी और कांग्रेस संगठन ऐसा कोई आंदोलन या ऐसा कोई लीग या ऐसा कोई संगठन खड़ा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। ये जब बाद में उन्हें इजाज़त मिली तो इस संगठन की स्थापना हुई 1 सितंबर 1914। ये संगठन स्थापित हुआ 1 सितंबर 1914 को। ये दो संगठन स्थापित हुए, दोनों को कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए स्थापित किया गया था। ध्यान रहे, क्षेत्र, इनका क्षेत्र भी अलग अलग बटा था। तिलक के होम रूल लीग का क्षेत्र कर्नाटक, यहाँ कर्नाटक, महाराष्ट्र, ध्यान रहे बंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, इसी तरह से मध्य भारत यानी एमपी आजकल का, और बरार। ये ध्यान रहे, एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था, एनी बेसेंट के क्षेत्र में शेष भारत एनी बेसेंट के क्षेत्र में था। ध्यान रहे, एनी बेसेंट के लीग का मुख्यालय अडयार था। अडयार, मैं पहले इसकी चर्चा कर चुका हूँ। ये अडयार जो था ये मद्रास में था, और ये जो इनके लीग का जो मुख्यालय होता था, लोकमान्य तिलक के लीग का मुख्यालय ये होता था पूना बेलगांव के समीप। यहाँ इनका मुख्यालय होता था बेलगांव, पूना। ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, दोनों लोगों का मुख्यालय था। ध्यान रहे, दोनों नेताओं ने अपने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से इन्हें या इस संस्था को आगे बढ़ाया था। एनी बेसेंट के लीग के सचिव होते थे जॉर्ज अरुंडेल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सचिव जॉर्ज अरुंडेल। या ऐसे मिटा दीजिए, यहाँ नहीं हट रहा है तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। सचिव थे इसके जॉर्ज अरुंडेल। ये लीग के, एनी बेसेंट के लीग के जो है सचिव हुआ करते थे। लीग का जो दो भाग था उसमें से एनी बेसेंट का लीग अखिल भारतीय स्तर का था, अखिल भारतीय स्तर का दर्जा इन्हें प्राप्त था। इनकी
वो ज़्यादा थे, अनुयायी भी ज़्यादा थे। अब आप ये कह सकते हैं कि लीग का जो वो होता था, उसमें स्वयं जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, इसी तरह से वीपी वाडिया जो मजदूर लीडर हुआ करते थे, ये सारे लोग इनके आंदोलन के सदस्य हुआ करते थे। इसकी एक विशेषता और भी है, ध्यान रहे। विशेष क्या है इसमें? विशेष सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, मैं इनको पहले पढ़ा चुका हूँ, संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के अनुयायी या सदस्य लीग के सदस्य नहीं बन सकते थे, ये विशेषता थी, इन दोनों लोगों की विशेषता थी। ये लोग लीग के सदस्य नहीं बन सकते थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो लोग होते थे। ये किसी भी तरह से इन लोगों को मनाही थी कि वे इसके सदस्य न बने। और देखिए फिर आगे होता क्या है, आगे चलकर के ये आंदोलन इतना अधिक सक्रिय हुआ, भारत में इतना अधिक हलचल हुई इस आंदोलन के द्वारा कि आखिरकार सरकार को कहीं न कहीं आरोप लगा करके स्वयं मैडम एनी बेसेंट और इधर तिलक को गिरफ्तार करने की धमकी देनी पड़ी, और आखिरकार एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसमें आंदोलन समाप्त कैसे हुआ, इसमें जान लें। एनी बेसेंट को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो आखिरकार अतः सुब्रमण्यम अय्यर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। यद्यपि इसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया, यद्यपि इसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। ये है आपका होम रूल लीग 1914। ध्यान रहे, होम रूल लीग 1914 से मैडम एनी बेसेंट काफ़ी फेमस हो चुकी थी। लोकमान्य तिलक को ख्याति की कोई कमी नहीं थी, वे पहले से ही बड़े ख्यातलब्ध व्यक्ति थे, महापुरुष थे। लेकिन एनी बेसेंट भी अब एक मजबूत नेता के रूप में उभरी थी, और आखिरकार इन दोनों नेताओं ने आगे चल कर के गरम दल और नरम दल को एक करने का प्रयास किया। साथ ही साथ मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस का एक बेहतर सहयोगी बनाने का भी इन दोनों लोगों ने प्रयास किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो घटना घटती है वो 1914-15 तक तो ये सक्रिय रहते हैं। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन में आखिरकार ये लोग, ये नेता प्रबल रूप से उस समय सामने आए जब इनके प्रयासों से गरम दल, नरम दल और लीग, ये सारे लोग एक हो गए। ये होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो पृष्ठभूमि बनती है, हम देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ। इसमें हम लोग देखते हैं कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन से पूर्व क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो हम देख लेते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916, इसमें हम लोग देख लेते हैं इस अधिवेशन के अध्यक्ष होते थे अंबिका चरण मजूमदार।
ये इसके अध्यक्ष होते थे। अंबिकाचरण मजूमदार, अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार होते थे, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। घटनाएं देख लीजिए इसमें क्या क्या होती हैं, क्योंकि होम रूल लीग के माध्यम से एक बार का राजनीति में फिर सक्रिय हो चुके थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और फेमस हो चुकी थी एक और नई लीडर मैडम एनी बेसेंट। इसके पहले एक घटना घटती है, तो हम लिख सकते हैं घटनाएं। घटनाओं में पहले लिख लेते हैं हम लोग 1913 में जिन्ना ने पहली बार मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। ध्यान रखिए, उसी वर्ष वे कांग्रेस के कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में भी उपस्थित थे। इसमें भी उपस्थित थे। जो इन लोगों ने संयुक्त प्रयास किया, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई इसमें देख लेते हैं। तिलक, एनी बेसेंट और जिन्ना के संयुक्त प्रयासों से कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए। यानी 1916 का 1907 का जो सूरत विघटन हुआ था, वो आकर के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः संयुक्त हुए। इसमें और जो दूसरी घटना घटती है, लीग और कांग्रेस आपस में मजबूत सहयोगी बन गए। मजबूत सहयोगी बने ये दोनों लोग। और देखिए घटना क्या होती है इसके आगे। इसी अधिवेशन में आने के समय तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इसका नारा उन्होंने दिया था। इसी अधिवेशन में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उन्होंने नारा दिया था। होम रूल गाड़ी बाकायदे बम्बई से लखनऊ आई थी। होम रूल गाड़ी पूरा बुक करके उसमें सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लखनऊ आए थे। ये घटना इसी समय घटी थी, ध्यान रहे। इस समय एक जो भूल होती है, भूल भी इसी में हुई। यानी भूल क्या हुई? एक भूल ये हुई कि कांग्रेस ने लीग के पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। ये भूल हुई। कांग्रेस ने लीग के पृथक निर्वाचन को
स्वीकार कर लिया और ये बड़ी भूल मानी जाती है। यह एक बड़ी भूल थी। यद्यपि इस चीज़ का स्वयं मदन मोहन मालवीय जैसे महान पुरुषों ने विरोध किया था, लेकिन अति उदारता में आकर एनी बेसेंट, तिलक जैसे बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया और लखनऊ में हुआ ये पृथक निर्वाचन का स्वीकारोक्ति यही आगे चलकर देश के विभाजन का कारण बनी। यानी लखनऊ अधिवेशन कई मायने में इंपॉर्टेंट है, ये भी हुई, ध्यान रहे। इसके बाद जो हम अब आगे आपको बताएंगे वो आएगा गांधी जी का वो प्राकट्य। लेकिन इसके पहले जो आता है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू घोषणा। तो हम लोग इसी में देख लेते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। स्वयं मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया कि उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते थे लॉर्ड जॉर्ज। युद्ध जीता जा चुका था, यानी प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेज जीत लिए थे। लॉर्ड जॉर्ज महोदय ने एडविन मॉन्टेग्यू को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। चेम्सफोर्ड उस समय भारत सचिव हुआ करते थे। मॉन्टेग्यू भारत के स्वशासन के हिमायतियों में से एक थे। इन्होंने बाकायदा इंग्लैंड की संसद में बोला भी कि भारत को क्रमशः राजनीतिक संस्थाएं प्रदान किया जाएगा, ये इंग्लैंड की सरकार का ऐसा मानना है, ऐसा इन्होंने कहा था। और इन्होंने जो घोषणा की उसमें मुख्य बातें ये थी कि सबसे प्रमुख बात थी कि भारत में प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने होंगे। ये कहा गया कि भारत में प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने होंगे। इसी में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, ये भी हुआ। दूसरा हुआ द्वैध शासन, कहाँ? प्रांतों में। लेकिन लोकमान्य तिलक ने इसकी निंदा की। तिलक का कहना था कि ये बिना सूरज का सवेरा है, ऐसा तिलक का कहना था। कांग्रेस ने भी कहा कि ये अपूर्ण है, लेकिन उदारवादी नेताओं ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इसे एक मैग्ना कार्टा कहा। तो ये जो मैग्ना कार्टा कहा गया, इसी में होता है कांग्रेस का दूसरा विभाजन। तो आप यहाँ इसको देख लें, कांग्रेस का दूसरा विभाजन, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया और एसएन बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय उदारवादी संघ कांग्रेस से अलग हो गया। ये दूसरा विभाजन हो गया कांग्रेस में। इसमें एक चीज़ आपको और बतानी थी जो मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ। ध्यान रहे, 1793 के चार्टर एक्ट के ज़माने से भारत के सचिव जो होते थे उनको वेतन भारत के राजकोष से मिलता था। इंग्लैंड में जो सचिव हुआ करते थे भारत सचिव, उनको इंग्लैंड के राजकोष नहीं भारत के राजकोष से वेतन मिलता था। 1919 के अधिनियम से उन्हें इंग्लैंड के राजकोष से वेतन देना स्वीकार किया गया, वो भी इसी में हुआ। तो ये मॉन्टेग्यू घोषणा हुई, मॉन्टेग्यू सुधार की बात हुई। अंततः इसी में भारतीय उदारवादी संघ बन गया एसएन बनर्जी के नेतृत्व में, और ये लोग कांग्रेस से अलग हो गए। इन लोगों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को एक मैग्ना कार्टा की बात कही थी कि ये लोग एक मैग्ना कार्टा है। तो इस तरह से कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ। ऐसे ही परिस्थितियों में आते हैं महात्मा गांधी, जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने आए थे, और वहीं से राजकुमार शुक्ल उनसे चंपारण सत्याग्रह के लिए मिलते हैं, और यहीं से गांधी जी की राजनीतिक सक्रियता शुरू होती है। और हम इसके बाद जब आपको पढ़ाएंगे अब अगला, तो भारत स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण और महात्मा गांधी का भारत में प्राकट्य, अब हम अगला चैप्टर आपको ये पढ़ाएंगे। आशा है
जो आपको सीधे हमने अभी अभी पढ़ाया, इसमें जो तथ्य आपके सामने हैं इन्हें आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। सामने जो हमने आपको पढ़ाया इसमें हुई त्रुटियों कमियों को आप हमें अवश्य सुझाएं और अपना कमेंट भी भेजें। लाइक करने की बात जहाँ तक हो आपकी इच्छा पर है। और नेक्स्ट चैप्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संघर्ष। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।